अस्सलामुअलैकुम। जब हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में पढ़ा था, हमने सीखा था कि ये पहले कुछ हजम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक डेंड्रिटिक सेल बना लेती हूँ। तो डेंड्रिटिक सेल एक फैगोसाइट होता है और ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो जब ये किसी पैथोजन को फैगोसाइटोस कर देता है, ये इसको पूरी तरह से काट देगा और फिर ये इस एंटीजन को अपनी सरफेस पे या अपनी सतह पे दिखाएगा एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पर यहाँ। और जो हिस्सा इसने पैथोजन का काटा था, ये इसको रखेगा यहाँ पर। और ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये होता है MHC टाइप 2 कॉम्प्लेक्स, जहाँ MHC से मुराद है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है टिश्यू कंपैटिबिलिटी। और यही केस था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का, और बी सेल्स भी यही करते थे। मैं यहाँ एक बी सेल भी बना लेती हूँ। इसमें इसकी एक मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी होती है इस तरह से। इसकी ऐसी कुछ हज़ारों की तादाद में होती हैं, शायद उनमें से कोई एक ट्रिगर हो जाती है या जुड़ जाती है किसी किस्म के वायरस या प्रोटीन या बैक्टीरिया से जो यहाँ करीब तैर रहा होता है। और जो ये चीज़ करेगा वो ये कि ये लेगा इसको अंदर और काट देगा फिर से, और वही चीज़ करेगा जो डेंड्रिटिक सेल ने की थी। ये इसका एक हिस्सा काट देगा और फिर इसको प्रेजेंट या पेश करेगा अपनी MHC2 कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर। तो ये यहाँ पर है MHC2 कॉम्प्लेक्स। ये पेशेवराना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो बाहर जाते हैं और फ्लूइड से बाहर निकलते हैं, हमारे जिस्म के ह्यूमोरल हिस्सों से बाहर चीज़ें जो बस तैर रही होती हैं, ये लेगा इनको अंदर, कहेगा कि ये बुरी चीज़ है, फिर इनको काटेगा और पेश कर देगा इन MHC2 पर। तभी हम इनको प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। अब पता ये चलता है कि तकरीबन सारे सेल्स हमारे जिस्म में, वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस होता है, इन सब पर एक और हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है और इसको कहते हैं MHC1। सिर्फ रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे जिस्म में जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और ये सारे यहाँ ये भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इन पर भी एक MHC टाइप 1 कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पर। जो दिलचस्प चीज़ है MHC टाइप 1 कॉम्प्लेक्स के बारे में वो ये कि चूँकि ये हमारे जिस्म के हर न्यूक्लिएटेड सेल पर होता है, अगर सेल के अंदर कुछ अजीब व गरीब सा हो रहा है, जैसे कि शायद सेल जो है वो कैंसरस है और बना रहा है बहुत सारे और अजीब प्रोटीन्स, या शायद ये किसी वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है वगैरह वगैरह, तो जो भी सेल हमारे जिस्म में इनको काट सकता है, यहाँ तक कि अगर वो सही तौर से काम भी नहीं कर रहा, फिर ये इनको प्रेजेंट करेगा। कह लें कि सेल जो है वो है कैंसरस और ये बना रहा है बहुत अजीब तरह के प्रोटीन जो सिर्फ कैंसर सेल्स प्रेजेंट करते हैं, और किसी आम सेल के लिए ये आम बात नहीं है, और ये प्रेजेंट किया जाएगा MHC1 पर। अब कह लें कि मेरे जिस्म में कोई और सेल है जो एक मुख्तलिफ तरह का सेल है, ये भी है न्यूक्लिएटेड, कह लें कि ये इन्फेक्ट हो चुका है एक वायरस से, तो यहाँ भी वही चीज़ होगी। सेल में ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं जो कुछ प्रोटीन्स लेंगे जो बनाते हैं इन वायरसेस को, और फिर इनको प्रेजेंट कर देगा MHC1 कॉम्प्लेक्स पर। तो MHC2 के केस में ये वो चीज़ थी जिसने ट्रिगर किया था हेल्पर टी सेल्स को ये कहने में कि मुझे कुछ मिला है यहाँ बाहर बहते हुए। ये लें इसका छोटा टुकड़ा, क्यों ना आप इससे जुड़ जाएं और एक अलार्म बजाना शुरू करें। अब जो MHC1 सिस्टम है वो कहता है कि ये चीज़ यहाँ बाहर बह नहीं रही, मैं इन्फेक्ट हो चुका हूँ, मैं अब कैंसरस हो गया हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, आप मुझे मार ही दें, मैं एक वायरस हूँ, मैं बहुत सारे वायरसेस अब बना रहा हूँ, मुझे मार देना चाहिए। और ये पैगाम फिर जाता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स तक, और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों में फ़र्क समझें। इन दोनों के पास होते हैं टी सेल रिसेप्टर्स, लेकिन जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो जुड़ते हैं MHC2 कॉम्प्लेक्सेस से। तो कह लें कि ये एक हेल्पर टी सेल है यहाँ पर। अब सारे नहीं, बल्कि जिनका सिर्फ सही कॉम्बिनेशन होगा, जिनका बिल्कुल ठीक वेरिएबल पोर्शन होगा यहाँ पर, जो बिल्कुल ठीक से जुड़ जाता है एंटीजन के इस कॉम्बिनेशन से और MHC2 कॉम्प्लेक्स से, इस तरह का हेल्पर टी सेल यहाँ से जुड़ेगा, हो जाएगा एक्टिवेट और डिफ्रेंशिएटिंग
करना कर देगा शुरू, और जो इनके इफ़ेक्टिव वर्जन्स होंगे वो अलार्म बजाना शुरू कर देंगे, और जो इनके मेमोरी वर्जन्स होंगे वो यही इसी जगह पर रहेंगे इस सूरत हाल के लिए कि अगर ऐसा फिर से होना हो तो। लेकिन MHC1 में बजाय इसके कि ये हेल्पर टी सेल को अपनी तरफ मुतवज्जा करे, ये करेगा अपनी तरफ मुतवज्जे साइटोटॉक्सिक टी सेल को। तो ये भी मैं यहाँ एक बना लेती हूँ। तो बिल्कुल हेल्पर टी सेल्स की तरह टी सेल रिसेप्टर में होता है एक नॉन वेरिएबल पोर्शन, लेकिन इसमें एक वेरिएबल पोर्शन भी होता है जो होता है मखसूस इन एंटीजेंस और MHC1 के कॉम्बिनेशन के लिए। तो शायद ये साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा यहाँ शामिल जब ये सेल हो जाएगा कैंसरस, और यही साइटोटॉक्सिक टी सेल किसी काम का नहीं होगा या ये नहीं जुड़ेगा इस वाले से जिसने वायरस को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। कोई दूसरा साइटोटॉक्सिक टी सेल यहाँ पे ऐसा करेगा। और जो मैकेनिज्म है जहाँ से हमें मिलती है ये वेरिएबिलिटी इन हेल्पर टी सेल्स में या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में, ये सब आती हैं इनकी डेवलपमेंट यानी तरक्की वाली स्टेज से, या जब ये मैच्योर यानी बालिग हो रहे होते हैं। जो DNA होता है जो कोड करता है इन वेरिएबल पोर्शंस के लिए, वो शफल यानी आगे पीछे जानबूझ के किया जाता है। तो आमतौर पर हम DNA इन्फॉर्मेशन को महफूज करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये शफल की जाती है। खैर, जब साइटोटॉक्सिक टी सेल को मिल जाता है इनमें से कोई भी एक इस MHC1 पर, तो जो होता है उस वक्त वो ये कि ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये वाला सेल हो जाएगा एक्टिवेट, और बाकी एक्टिवेटेड सेल्स की तरह ये होता रहेगा तकसीम और कर जाएगा डिफ्रेंशिएट, और ये होगा तकसीम और कर जाएगा डिफ्रेंशिएट मेमोरी में, इस सूरत में कि अगर ऐसा कैंसर फिर से आ जाए। और इसके साथ साथ इफेक्टर टी सेल्स भी कर जाएंगे डिफ्रेंशिएट, और ये वो सेल्स होते हैं जो मारने का काम करते हैं। तो ये है एक इफेक्टर। तो कह लें कि इनमें से एक इफेक्टर ये भी जुड़ेगा कैंसरस मॉलिक्यूल से, कैंसरस सेल से। कह लें कि ये वाला हो चुका है तकसीम, और एक और सेल है इसके साथ बिल्कुल। कैंसर का काम यही होता है, ये करता है तेज़ी से डिवाइड या तकसीम, ये बनाता है पागलों वाले प्रोटीन्स, फिर ये प्रेजेंट करता है इन प्रोटीन्स को अपने MHC1 पर, और फिर इनमें से एक इफेक्टर साइटोटॉक्सिक टी सेल इसकी तरफ मुतवज्जा होगा। तो ये है एक साइटोटॉक्सिक टी सेल, और ये बुनियादी तौर पर मजबूर कर देता है इस सेल को अपने आप को मारने के लिए दो मुख्तलिफ तरीक़ों से। पहला ये कि ये एक्सोसाइटोस करता है काफ़ी प्रोटीन्स को जिनको परफोरेंस कहते हैं, और फिर ये बनाते हैं छोटे सुराख इस सेल की मेम्ब्रेन में, और इसके पास दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं जो ये रिहा करता है जिनको ग्रैंजाइम्स कहते हैं, जो जाते हैं यहाँ अंदर और बुनियादी तौर पर शुरू करते हैं मैकेनिज़म्स जो मजबूर कर देते हैं इस सेल को खुद को मारने पर। तो आज के लिए इतना ही।